नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सक्सेस जोन में। सीटेट 2026 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो अपनी ये सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। कल हमने जो है सीटेट 2011 के PYQs दिए थे और आज के अपने हम क्लास में सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं और अभी उन्हीं को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए आइए हम शुरू करते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2012 को। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफलता है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यानी बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में सही क्या होगा कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफलता है। ठीक है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी के लिए मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो इसका सही आंसर है मेरा परिवार। बच्चे के लिए परिवार सबसे निकटतम और सहज सामाजिक इकाई है, इसीलिए क्लास में नर्सरी में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो विषय वस्तु होगी वो मेरा परिवार सबसे अच्छी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान सामाजिक स्थिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी हमको क्लास में अगर सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि क्लास में टीचर बिल्कुल भी बच्चों के साथ भेदभाव न करे, सभी बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समानता और भेदभाव रहित वातावरण ही सकारात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह SAW और WS बॉस तथा NUCL या न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो पूछा गया है कि ये जो कौन सी समस्या से पीड़ित है बच्चा जो है, यानी 100 को पढ़ता है बॉस और न्यूक्लियर को पढ़ता है अनक्लियर, तो कौन सी समस्या से ग्रसित है। डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार, डिसक्लेस्मिया, डिसमॉर्फिया। तो इसका सही आंसर है डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है जिसमें शब्दों को पढ़ने में भ्रम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह होता है कि जो हमारी समस्या होती है, समस्या कथन होता है, उसी में जो है उस समस्या का जो समाधान है उसका संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो इसका सही आंसर होगा समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या का विवरण अक्सर समाधान तक पहुंचने का संकेत देता है। शर्त इतनी है कि आप उस समस्या को एकदम ध्यान से पढ़ें, आप देखें क्या समस्या है, पूरा उसको एनालिसिस करें, तो जो समस्या है उसी में क्या होता है, समाधान का संकेत होता है। ठीक है, समाधान का संकेत होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं, इसका सही आंसर है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने कार्यों और निर्णयों में स्वयं पर निर्भर
रहते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए, सूचना चिंतन का एक सिद्धांत है सूचना प्रकरण सिद्धांत, तो इसमें चरण दिए हैं, तो उनको हमको सीरियल से लगाना है। तो पहला है प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण। तो इनको हमको क्या है, इनके क्रम से लगाना है। तो क्रम से लगाएंगे तो इसका सही आंसर होगा ग, घ, ख, का, मतलब सबसे पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण। देखिए, सबसे पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा श्रेणीकरण और तीसरे नंबर पर आएगा प्रतिक्रिया चयन और सबसे लास्ट में आएगा क्रियान्वयन। सबसे लास्ट में आएगा क्रियान्वयन, यानी सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन और लास्ट में होगा क्रियान्वयन। सही क्रम पूर्व प्रक्रमण से शुरू होकर अंत में क्रियान्वयन तक जाता है, यानी शुरू कहाँ से हुआ, पूर्व प्रक्रमण से, और कहाँ तक लास्ट होता है, क्रियान्वयन से, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। तो जो सीखने संबंधी योग्यताएं होती हैं सामान्यतः किस में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके जो पैतृक अभिभावक होते हैं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। सीखने संबंधी क्षमताएं अक्सर आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करती है, यानी उनकी पीढ़ी में से कोई जो है इस तरीके से मतलब किसी में ये समस्या होगी जिस कारण ये समस्या से बच्चा जो है ग्रसित है इस समय। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, यानी सीखने के लिए आकलन की देखिए, आकलन सीखने की प्रक्रिया और त्रुटियों पर केंद्रित होता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर नहीं। तो इसमें पूछा गया था कि सीखने के लिए आकलन ने किसका ध्यान रखना होता है, जिसको एक छोड़ा हुआ था। तो सीखने के लिए जब आकलन करेंगे तो उसमें विद्यार्थियों की क्षमताएं भी ली जाएंगी, ध्यान रखा जाएगा, विद्यार्थियों की त्रुटियों पर भी ध्यान दिया जाएगा और विद्यार्थियों की जो अधिगम शैलियाँ उन पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकता पर नहीं, क्योंकि आवश्यकताएं क्या होती है, व्यक्तिगत होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। तो इसमें अंतर पूछा गया है, क्या होगा अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं, एक को गोद ले लिया कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से एक अच्छा धनी परिवार है, ठीक है, और दूसरा जो है गरीब परिवार में। तो बच्चों में अंतर पूछा गया है कि क्या अंतर देखने को मिलेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसका सही आंसर है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, यानी जो हमारा बुद्धि है उसको हमारा जो सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्तर, परिवार, अमीरी गरीबी नहीं प्रभावित करेगी। बुद्धि लब्धि के विकास में सामाजिक स्तर एक कारक हो सकता है, लेकिन वह अकेला निर्धारक नहीं है, ठीक है। वह ही अकेला एक डिसाइड नहीं कर लेगा कि बुद्धि कि बच्चा क्या है, कमज़ोर होगा, पढ़ाई में कमज़ोर होगा, कि अगर वो सामाजिक आर्थिक रूप से गरीब है, ऐसा नहीं हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। तो इसका सही आंसर है लिखना। लिखना उंगलियों और हाथों के सूक्ष्म मांसपेशियों के समन्वय का कार्य है, ठीक है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल क्या हो गया, जिसमें हमारी उंगली और मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन से काम किया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है। वाइगोत्स्की का, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि रफ्तार उनसे कम होता है, और लास्ट है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अर्थ है, सिद्धांत में कौन सा इसमें जो है निहित है, इसका सही आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की क्या है, सामाजिक अधिगम और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर जोर देते हैं। सहयोगात्मक समस्या समाधान मतलब बच्चे जो है ना ग्रुप में, समूह में अच्छे से सीखते हैं। अगर बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बिठाया जाए तो बच्चे क्या है ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, इसी को कहा है उसने सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। पूछा गया कि किशोर क्या अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो किशोर जो अनुभव करते हैं, जो ये एडोलिसेंस है, इसमें दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर अवस्था शारीरिक व मानसिक बदलाव के कारण तनाव और दुश्चिंता का काल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, यानी जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, ठीक होते हैं, उन बच्चों में कौन सा क्या डिसेबिलिटी पाई जाती है सामान्यतः, डिस्टीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो इसका सही आंसर है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होता है हमारी जो राइटिंग है, लिखने से संबंधित विकार होता है, जो शारीरिक समन्वय से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, ये शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों के में होता है। अगला प्रश्न है, आंशिक पुनर्वलन, यानी आंशिक पुनर्वलन क्या है। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यानी आंशिक पुनर्वलन क्या करता है, व्यवहार को अधिक स्थायी और प्रभावी बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति। तो इसका सही आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, यानी कंपटीशन वाला जो एटीट्यूड होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शिक्षकों को निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ यह है, यानी अंतः विषय अनुदेशन का लाभ पूछा गया है कि सबसे सर्वोत्तम जो लाभ है वो कौन सा है। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति मिलती है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण करने के अवसर दिए जाते हैं, प्रकरणों की विविधता से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है, विद्यार्थियों में नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण के अवसर मिलते हैं। यह छात्रों को ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग का अवसर प्रदान करता है। अंतः विषय, ठीक है, यानी कई रेफरेंस में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। यानी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। निष्पादन उपागम उपलब्धि और श्रेष्ठ प्रदर्शन पाने की तीव्र इच्छा है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को मजेदार बना सकता है। यानी एक चीज़ इसमें से ऐसी है जिसको नहीं करना होता, बाकी सभी को करते हुए जो समस्या समाधान है उसको मज़ेदार बनाया जा सकता है। देखिए कौन सा नहीं होगा। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए समय देना। तो इसका सही आंसर है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं
तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। ठीक है, उनसे यह अपेक्षा नहीं करनी है कि परफेक्ट ही बच्चे करेंगे। ठीक है, परिपूर्णता यानी परफेक्शन की अपेक्षा अधिगम में डर और दबाव उत्पन्न करती है। ठीक है, ये अपेक्षा नहीं करनी है। उनको कोशिश कर रहे हैं तो उनको कोशिश करने देनी चाहिए। ये उनको मतलब स्टार्टिंग में यही नहीं बोलना है कि तुमको क्या एकदम परफेक्ट करना है, ऐसा नहीं होना। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्या होगा, डर होगा और उनको प्रेशर इससे क्रिएट होगा बच्चों के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी भाषा जो है उसमें अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य। तो इसका सही आंसर है स्वनिम। देखिए, स्वनिम भाषा की वह आधारभूत इकाई है जिससे शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। यानी एक ऐसा है कि उसमें बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, निहित नहीं होगा, बाकी में सभी है। पूछा गया कौन सा है? विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत मानता है कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का स्वतंत्र मिश्रण है। तो ये इसमें निहित नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है? पूछा गया है कि कौन सा इनमें ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा सीखने के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। यानी व्यक्तिगत संतुष्टि ये सबसे ज़्यादा क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। आंतरिक संतुष्टि ही अधिगम के लिए सबसे प्रबल प्रेरणा है। यानी जब खुद से हमारे अंदर से खुद से वो उत्पन्न होती है, वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस तरीके से होता है? ठीक है, शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। उच्च, मध्यम, कम से कम, पूर्ण। तो इसका सही आंसर है उच्च बुद्धि लब्धि अक्सर बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न नंबर 25 है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? तो देखिए, इसके लिए हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, मानसिक आयु हमको क्या है, मानसिक आयु बताना है। तो क्या करेंगे, 75 है, कितनी कितनी है, 75, और ये 16 वर्ष है, तो उसकी मानसिक आयु निकालनी है। तो निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा, 12। कितना आएगा, 12। ठीक है, यानी 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करेगा तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, 12 वर्ष। देखिए, फॉर्मूला होता है IQ का MA अपॉन यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन 100। तो 75 क्या हो गई, IQ हो गया, हमको मेंटल एज निकालनी है, और हमारा क्रोनोलॉजिकल एज कितनी थी, 16 डिवाइड बाई 100। तो कितनी आई मेंटल एज, 12 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का ज़रूर होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों का अगर पोर्टफोलियो के लिए जब हम सामग्री का चयन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों समावेशन। यानी जब विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करेंगे तो उसके लिए क्या है, विद्यार्थी होने चाहिए और उनका समावेशन होना चाहिए। समावेशन, ठीक है, छात्रों को यानी विद्यार्थियों का ही समावेशन ज़रूर होना चाहिए। छात्रों को अपनी प्रगति का हिस्सा स्वयं बनाना उनके सीखने के लिए क्या है, आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। यानी हम सफल समावेशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक को छोड़कर। संवेदनशील बनाना,
पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। तो इसका सही आंसर है पृथक्करण। समावेशन का अर्थ होता है सबको साथ रखना, ना कि बच्चों को अलग करना। और पृथक्करण मतलब क्या है? अलग करना। ठीक है, तो समावेशन का मतलब अलग करना, पृथक करना बिल्कुल भी नहीं होता है। संवेदनशील बनाना भी होता है, अभिभावकों की भागीदारी जरूरी है, और क्षमता का संवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो लिंग भेदभाव से बचने का इसमें सर्वोत्तम जो तरीका है वो तरीका है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना, यानी स्वयं के व्यवहार के प्रति जागरूकता भेदभाव कम करने का पहला कदम है। ठीक है, यानी शिक्षक खुद ही इसके प्रति जागरूक होंगे कि लिंग भेदभाव नहीं होना, ठीक है, नहीं करना है। तो ये सबसे तरीका अच्छा है। अगला प्रश्न है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य क्या है। यानी सह शैक्षणिक निष्पादन मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती हैं हमारे स्कूल्स में, तो कि उसके निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य क्या है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्यास्पद विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुसरण करता है, यह सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर है यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। हर विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, यह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उसे पहचानता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का तरीका। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का तरीका। आवासीय विद्यालय खोलना, कानूनन दंडनीय अपराध बनाना, बच्चों को घर से लेने के लिए व्यक्ति नियुक्त करना, प्रतिदिन ₹5 देना। तो इसका सही आंसर होगा आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय वंचित विद्यालयों को नियमितता और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। आवासीय मतलब जो हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो हॉस्टल्स जो है ऐसे ही बच्चों जो वंचित बच्चे थे उन्हीं के लिए ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ताकि वो उनको वहीं पर विद्यालय में ही रहकर हर प्रकार की सुविधा दी जा सके। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह ईयर वाइज PYQ सीरीज़ की क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम सक्सेस जोन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रश्नों में से आपका जो है कितना स्कोर रहा। अगली क्लास में हम CTET के अगले वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी व्याख्या के साथ करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।